हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। ये वीडियो कंप्लीट प्रकाश का अपवर्तन का है। इससे पहले मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, जरूर से देख लेना। यानी कि ये कंप्लीट वीडियो प्रकाश का अपवर्तन, हालांकि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर एक ही में बनाते तो वीडियो काफी लंबी हो जाती है। इसलिए मैंने जिस तरह से भारतीय भवन में प्रकाश का परावर्तन को अलग कर रखा है और प्रकाश का अपवर्तन को अलग कर रखा है, उसी तरह से मैंने भी एक वीडियो सेपरेट कर दिया ताकि आप थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज लेते रहो, क्योंकि वो भी वीडियो 1 घंटा प्लस के बन चुका है। अब देखते हैं ये वीडियो कितना देर चलता है। फिलहाल शुरू करते हैं क्लास को। हम यहाँ पे करेंगे वन शॉट में प्रकाश का अपवर्तन का, ध्यान से पूरा निचोड़ पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, ठीक है ना। फिर एग्जाम में गर्दा उड़ा दोगे, है ना। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो है एक कोर्स है यहाँ पे आने वाला है। एक हमारा कोर्स है जिसको आपको मालूम है रफ्तार बैच। अगर आपको ज्वाइन होना, ये 2025 के लिए है। रफ्तार बैच जो हमारा है 2025 के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2025 के लिए हमारा रफ्तार बैच है, 2025 के लिए। ऐसा नहीं कि ये वीडियो बाद में देख रहे हैं 2025 में तो फिर 26 हो जाएगा, तो 2025 के लिए ये रफ्तार बैच है। अगर किसी को ज्वाइन होना होगा तो क्या करना, आपको इस पे आपको इतना फी लगेगा 399 रुपया। और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पूरी जानकारी लेने के बाद आप ज्वाइन हो जाना। ये मिनिमम फी है और मैक्सिमम आपको नॉलेज दिया जाएगा। ओके, ओनली फॉर बिहार के स्टूडेंट, बट कोई भी स्टूडेंट ले सकते हैं, बट बिहार में ज्यादा स्टूडेंट है इसलिए मैंने बोल दिया। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए। तो भाई हमारे पास पहला क्या, प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले सवाल आपका यही बनता है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है ना, क्या होता है, किसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कहते हैं जी कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है चेंज हो जाता है। अगर प्रकाश एक माध्यम से, जैसे यहाँ पे डायग्राम मैंने देखा, देखिए प्रकाश एक माध्यम, ये है एक अलग है, ये क्या है, ये है कांच। कांच एक अलग माध्यम है, ठीक है ना। प्रकाश का गमन करने का माध्यम होता है ना, जैसे कांच में लाइट जा रहा, पहला चैप्टर में पढ़े आप लोग परावर्तन में कि कांच में जा रहा तो कांच में स्पीड अलग है तो माध्यम अलग है। वायु में जा रहा प्रकाश तो वायु एक अलग माध्यम है। जल में जा रहा प्रकाश तो जल एक अलग माध्यम है। तो इस तरह से ये वायु है और एक कांच है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो लाइट जा रहा है इधर से, तो इस लाइट को ऐसे चला जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ऐसे मुड़ गया। ये अभिलंब था, अभिलंब की ओर आ गया, ठीक है ना। अब फिर देखिए जब ये कांच था, कांच से जब वायु गया तो इसको जो है ऐसे चला जाना था, है ना, ऐसे चला जाना चाहिए था। एक लाइन से ऐसे आता है चल जाता, लेकिन नहीं, ये क्या किया, ऐसे भागे, पीछे भाग गया, दूर भाग गया। ये अभिलंब से क्या हुआ, दूर भाग गया। तो यही डिफरेंस होता है कि जब प्रकाश की किरणें अगर एक माध्यम से, देखिए ध्यान से, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, चाहे वो कोई सा भी माध्यम हो, वायु से कांच, कांच से पानी, पानी से कांच, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगी प्रकाश की किरणें तो उसकी दिशा यानी कि डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को इसको रटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। एक माध्यम है, मानते ये वायु है, ये कांच है, प्रकाश गई तो प्रकाश को सीधे जाना चाहिए था, नहीं तो चेंज कर लेता है डायरेक्शन, तो उसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर। तो एक बार फिर से यहाँ पे समझते हैं, ये हमारा एक डायरेक्शन है, मान लें कि ये कांच है, क्या है, एक कांच है, ये है अभिलंब। प्रकाश को जाना चाहिए था कैसे, प्रकाश को ऐसे जा रहे थे तो ऐसे ही चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अभिलंब ये है क्या, ये क्या अभिलंब है, इधर ही मुड़ जाता है। अब इसके बाद ऐसे मुड़ गया तो ठीक है, चलो अब ऐसे चल जाना चाहता है इसको, नहीं तो बोलता हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऐसे जाएंगे, ये भाग जाता है इधर। तो यही हो रहा, डायरेक्शन बदल जाता है। प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी या इधर से इधर जाएगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब मेरे ख्याल से आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और ये क्या क्या होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझना है और इसका जो है डिटेल्स भी समझना है। तो प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम पढ़ना होगा हमको। पहला नियम क्या है, आपतित किरणें, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब तीनों एक ही तल पे होते। देखिए ध्यान से इसको जरा गौर से देखिए, गौर से जरा इसको देखिए। ये किरणें क्या है,
आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है ना, देखिए आपतित किरण है, और जो किरणें टकरा कर लौट रही कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये क्या है? आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट में है कि नहीं? तीनों एक ही तल में है, ये तो है। प्रकाश का परावर्तन का भी इसी प्रकार था पहला नियम कि आपतित किरण वहां पे परावर्तित हो रहा था, आर पार हो रहा था, यहाँ पे अपवर्तित हो जा रहा है ना, वहां पे टकरा के हो रहा था, यहाँ पे आर पार हो जा रहा, तो यहाँ पे अपवर्तित हो रहा है, दर्पण में क्या हो रहा? परावर्तित हो रहा था। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु, यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपतन बिंदु है, तो आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण की ज्या सैन और अपवर्तन कोण की ज्या सैन का अनुपात नियतांक होता है, मतलब स्थिर होता है। कहने का मतलब है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कोण आई बटे कोण आर है ना, कोण आई बटे कोण आर, तो यहाँ पे वही बोला गया है कि आपतन कोण का जो साइन होगा और अपवर्तन कोण का जो कोण साइन होगा, ज्या होगा, वो तीनों दोनों जो है, दोनों का नियतांक होगा। यानी कि इसको देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, मैंने यहाँ पे लिखा है सैन आई बटे सैन आर। ये एकदम याद करना, बहुत बार सवाल पूछा है, इनमें से कौन प्रकाश का अपवर्तन का नियम है, या बोलेगा इनमें से कौन सही है, तो बोलेंगे सैन आई बटे सैन आर, और ऑप्शन चेंज करके देगा, कभी देगा सैन आर बटे सैन आई गुना सैन आर, ऐसे करके, तो सैन आई बटे सैन आर होगा। इस नियम को, जो प्रकाश का अपवर्तन का जो दूसरा नियम, ये क्या है? जो दूसरा नियम है ना, इसका नाम है स्नेल का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्नेल का नियम कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, यानी कि सैन आई बटे सैन आर है, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। आपको स्नेल के बारे में आगे क्लास में पढ़ना पड़ेगा, जब आप आगे जाओगे ना 11-2 में, तो वहां पे आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया, प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम हो गया? 2 नियम हो गया। परावर्तन का भी 2 नियम था, अपवर्तन का भी 2 नियम। यही सवाल बनेगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जल्दी से कमेंट करो आप सभी लोग, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो बोलेंगे 2 नियम है, और दोनों नियम आपको याद करना है। सैन आई बटे सैन आर को कौन सा नियम कहते हैं? तो बोलेंगे स्नेल का नियम भी कहते हैं, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बनेगा और आपको छाप देना है, ठीक है। चलिए अब आगे पॉइंट पढ़ते हैं। नोट, इसको एक नोट में यहाँ पे कर दिया होता कि आपको याद करना, क्या याद करना है? प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि प्रकाशिक माध्यम कितने होते? 2 होते। कौन कौन भाई? एक है सघन माध्यम, एक है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। ओके, प्रकाशिक जो माध्यम है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है प्रकाशिक माध्यम। तो याद कीजिए कौन कौन? सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन को बोलते हैं डेंस, क्या बोलते हैं? डेंस, मतलब गाढ़ापन, जिसमें गाढ़ापन होता है, और विरल मतलब मीडियम हो गया। अब इसको समझते कैसे? जैसे देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है। अब जैसे देखिए, प्रकाश की चाल जिसमें जितना ज्यादा रहेगा वो ज्यादा पतला होगा, विरल होगा। जैसे पानी और कांच की बात कर ले, तो पानी और कांच की अगर बात देखो, यहाँ पे क्या लिखा? वायु में प्रकाश चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बताओ प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा है? वायु में, कांच में कम है। तो इसमें ये प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा, मतलब यहाँ पे क्या, ये सघन नहीं है, ये डेंस नहीं, ये रेयर है। क्या होगा? इसमें प्रकाश ज्यादा फास्ट जाएगा, और इसके मुकाबले में कांच क्या है? सघन है। इसी प्रकार से अगर देखिए कांच और पानी में, तो कांच से ज्यादा स्पीड प्रकाश चाल पानी में होता है। तो मुझे बताओ भाई, पानी क्या होगा, सघन या विरल? पानी और कांच में अगर कंपेयर करेंगे तो पानी हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो जाएगा सघन माध्यम, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद करेंगे। अगर वायु और कांच का कंपेयर करेंगे या वायु या पानी का कंपेयर करेंगे तो वायु हो जाएगा विरल माध्यम, कांच हो जाएगा सघन माध्यम। जिसमें गाढ़ापन हो उसी को बोलते हैं ज्यादा गाढ़ा, सघन। जैसे अगर मान लीजिए मेरे पास 1 गिलास पानी है और 1 गिलास जो है चीनी का शरबत, ढेर सारा चीनी का शरबत है, तो गाढ़ा कौन होगा? पानी या चीनी? पानी होगा, चीनी वाला पानी, मतलब शरबत ज्यादा गाढ़ा होगा, तो शरबत हो जाएगा सघन
और चीनी पानी जो नॉर्मल जो पानी था वो हो जाएगा विरल माध्यम। तो दो वस्तु में अगर कंपेयर करें तो जिसमें ज्यादा गाढ़ापन होगा वो होगा सघन, डेंस गाढ़ापन, और जो कम होगा उसके मुकाबले वो होगा विरल। तो यहां पे अगर तुलना करें कि भाई इसको याद कीजिएगा कि प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा, सघन माध्यम में या विरल माध्यम में, मुझे कमेंट करो प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा, सघन माध्यम में या विरल माध्यम में। तो बोलेगा भाई प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम में ज्यादा होता है, सघन माध्यम में कम होता है। जैसे निर्वात में, ये वायु को हम निर्वात भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माध्यम दो प्रकार के समझ में आ गया, सघन माध्यम, विरल माध्यम। माध्यम भी आप समझ में, ये देखिए यही माध्यम है ना, देखो यहाँ पे दो माध्यम है कि नहीं, एक वायु है एक कांच है ना। तो क्या हुआ देखो, कौन माध्यम है, विरल माध्यम, और ये क्या है, कांच, सघन माध्यम। तो ध्यान से एक पॉइंट यहां से बनेगा, तुम्हारा एक पॉइंट बनने वाला, ध्यान से देखिए। विरल माध्यम से प्रकाश कहां गया, सघन माध्यम में गया। कांच है तो हो जाएगा सघन, वायु क्या हो जाएगा विरल। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो क्या हुआ, ये अभिलंब था, विरल माध्यम से कांच में गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब की ओर आ गया, अभिलंब से निकट हो गया। यहां सवाल बनता है भाई बताओ कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा या निकट होगा। सभी लोग कमेंट करना, ठीक है ना, कि प्रकाश की किरणें अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, अभिलंब से निकट। देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, यहाँ पे पूरा पतला, हवाएं पूरी है ना, पूरा पतला है और ये पूरा भीड़ भाड़ है। जैसे आपको एक गली दे दे और एक गली में बोले जाओ तुम दौड़ के, पूरा खाली गली है, तुरंत चल जाएगा, और दूसरी गली पूरा भीड़ खचम खच भरा हुआ है, तो किसमें ज्यादा देर होगा जाने में, भीड़ वाला गली में। वही काम यहाँ पे, अच्छा भीड़ वाला में ज्यादा फैल नहीं पाइएगा, तो इधर हाथ उतने फैला पाइएगा, और जो एकदम खाली गली एकदम पूरा हाथ फैला के दौड़िएगा, पूरा समझ आ रहा ना। तो वही होता है, यहाँ पे पूरा खाली खाली, यहाँ पे पूरा भीड़ भरा हुआ है, तो खाली से गया भीड़ में, तो भीड़ में तो फैलेगा नहीं ना, सिकुड़ जाएगा। देखिए क्या हुआ, अभिलंब की ओर आ गया। अब जैसी सघन से विरल में गया फिर खाली मिल गया, फिर हाथ पैर फैलाना शुरू कर दिया। तो यहां से क्या हुआ, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, क्योंकि सघन है, गाढ़ापन है तो अपने पास आएगा, मतलब सट जाएगा एक दूसरे से। अगर गाढ़ा से पतला में जाएगा तो फैल जाएगा, अभिलंब से दूर भाग जाएगा। इस कंसेप्ट को खाली याद रखना, गाढ़ा, सघन, विरल, पतला। अब पतला से गाढ़ा में जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, मतलब कम ही जगह में हो जाएगा, और अगर गाढ़ा से पतला में जाएगा तो फैलना शुरू कर देगा, मतलब अभिलंब से दूर भाग जाएगा। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने शायद वही लिखा है, देखो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, है ना, कि जब प्रकाश किरणें वायु यानी कि विरल माध्यम से कांच यानी कि सघन माध्यम से जाती है तो किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब अभिलंब से निकट होती है। और जब कांच से वायु जाती है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागे, मतलब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर आएगा। क्लियर हो गया ये बातें। सवाल आपसे बनेगा एग्जाम में, तो कोई भी बच्चा इसको छोड़िए, मिस नहीं करना। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है भाई कि प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि बताइए, कांच वाला गिलास में आधा पानी भरा हुआ है और पेंसिल रख देंगे तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई पड़ती, क्यों, क्या कारण है, परावर्तन है कि अपवर्तन है। तो बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन की वजह से ऐसा होता है। बाल्टी में पानी है, बाल्टी में पानी में छड़ रख दीजिए तो देखिएगा छड़ मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा, क्यों, प्रकाश का अपवर्तन है। पानी में नींबू डाल दीजिए, है ना, देखिए ये बात मैं लिख दिया हूं। आधे भरे कांच गिलास में पेंसिल डालने पर मुड़ा दिखाई पड़ता है, तालाब की गहराई कम दिखाई पड़ता है, पानी में रखा सिक्का उठा दिखाई पड़ता है, पानी में रखा नींबू बड़ा दिखाई पड़ता है, तारे टिमटिमाते हैं। ये देखिए भाई तालाब है, यहाँ पे जाइएगा तो लगे कम गहरा है, मारेंगे छपाक से पानी में जाइएगा और पता चला कि पानी यहाँ तक चल गया, सर से ऊपर, पानी सर से ऊपर हो गया। अगर आपको तैरने आता तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत होगा। तो जब अगर कभी कोई तालाब में जाए या पानी वाला एरिया में जाए जहां पे उसका जमीन दिख रहा होगा, तो उसको देख के आपको नहीं कर लेना कि भाई इतना गड्ढा है, देख के नहीं अनुमान लगाना है। देख के लगाइएगा तो धोखम पड़िएगा। आपको नापना है तो डंटा वंटा से नापिएगा। पता चला कि आपको कोई गए नहर वगैरह में, नदी वगैरह में नहाते हैं ना जी गाँव में, तो नहर में गए और मान लीजिए देखा ये तो कम गड्ढा, मारे चबाक से गए तो पता ज्यादा गड्ढा रहा तो फिर आप अंदर रह जाइएगा, तो पैर में उड़ना आएगा तो बाहर निकलिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको लगेगा कि कम गहरा है, तो ये आपको दिखने में ये धोखा है, ठीक है ना, ये धोखा है, ठीक है। देखिए
अगर बाल्टी में हम या यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है और सिक्का यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन हमको दिखेगा यहाँ पे, जादूगर लोग इसका बहुत इस्तेमाल करता है, मतलब जो मैजिक दिखाता है, ठीक है ना। ये देखिए नींबू का पानी में जब नींबू डलाएगा ना तो बड़ा बड़ा दिखेगा, पानी में नींबू जो है ना बड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन वही नींबू जब बाहर निकालेंगे तो छोटा छोटा दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए नींबू को पानी में डालेंगे तो बड़ा बड़ा दिखेगा। देखिए जो तारे हैं टिमटिमा रहे ना, ये टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। अगर प्रकाश का अपवर्तन ना होता तो तारे टिमटिमाते नहीं। कहने को मतलब तारे टिमटिमा मतलब तारे क्या हो रहे हैं? बंद हो रहे हैं फिर चालू हो रहे हैं, ऐसा नहीं। आप मुझे बताओ क्या तारे टिमटिमाने का मतलब क्या हो रहा? हमको लग रहा है तारे बंद हो रहा, जल रहा, बुझ रहा, जल रहा, बुझ रहा, ऐसा होता है क्या? ऐसा हमको लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तारे हमेशा से चमकते ही आ रहे हैं। देखिए तारे हमेशा चमक रहे हैं, लेकिन चूंकि आपको मालूम है ना वायुमंडल में हर जगह जो है वायु का लेयर बराबर नहीं है। कभी कहीं कहीं डेंस है, कहीं पर वायु सघन है, कहीं पे रेयर, कहीं पे बादल है ना। इसकी वजह से अब आपको मालूम है कि किरणें सघन से विरल में या विरल से सघन में जाएगा तो मुड़ेगा। यहाँ पे वायुमंडल में एक जैसा तो है नहीं वायुमंडल, तो जाहिर बात किरणें ऊपर से आएगी। तो अगर जहाँ पे मान ली कि सीधा आ रहे, मतलब कि ऐसे आ रहे तिरछा विरल से आ रही, और मान ली यहाँ पे गाढ़ापन आ गया, बादल आ गया, तो क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे जिग जैग मुड़ेगा। तो ऐसे ही हमको लगता है चमक रहा, बंद हो रहा, जल रहा, बुझ रहा, जल रहा, ऐसे लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो ये समझ में आया घटनाएं। अब आते हैं अपवर्तनांक किसे कहते हैं, ये पॉइंट समझते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी दे रखा है। अपवर्तनांक किसी माध्यम में शून्य में अपवर्तनांक, किसी माध्यम में शून्य में प्रकाश की चाल और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए समझ में आया। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में देता हूँ, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बना देता हूँ, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल अगर आपसे बोले भाई कांच का अपवर्तनांक निकालिए, किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक निकालिए, कांच का अपवर्तनांक। तब क्या करेंगे? कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या यही वाला यूज करना पड़ेगा, शून्य में प्रकाश चाल। कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए शून्य में प्रकाश की चाल, सारे बच्चे बताओ कितना होगा कांच का अपवर्तनांक? और बटे कांच के बारे में बोला तो कांच का कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो यही इसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन यही अपवर्तनांक का है कि किस अपवर्तनांक का होता है शून्य में, शून्य मतलब निर्वात में प्रकाश चाल, और जिस वस्तु का अपवर्तनांक निकाल रहे उसका चाल, इन दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो उसको बोला गया अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब देखिए अगर कांच का अपवर्तनांक मालूम करना होगा तो शून्य का अपवर्तनांक कितना होता है? शून्य में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है शून्य में, और कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से आप क्या करोगे? ये दोनों सेम मिल गया, कट गया, 3/2 मतलब 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए, किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकालने के लिए शून्य में प्रकाश चाल कितनी है, शून्य में कितनी है प्रकाश की चाल, और कोई जिस माध्यम का निकाल रहे हैं उस माध्यम का उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, इस दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अपवर्तनांक। समझ में आया? अच्छा एक बात और समझिए, जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतना चमकेगा। समझे? जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो वस्तु उतना ज्यादा चमकेगा, उसमें लाइट उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट होगा, अपवर्तित होगा। इसीलिए कहते हैं भाई कि हीरा जो देखते हैं ना, हीरा कहाँ गया हीरा भाई? हीरा किधर? हीरा नीचे है, चलो हीरा नीचे, मैं हीरा लाता हूँ ऊपर। देखिए हीरा, देखो हीरा देख रहे हो? हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, सबको मालूम है कि नहीं? यहाँ पे मैं लिखा नहीं, यहाँ समझिए, हीरा यहाँ पे दिख रहा, हीरा 2.42। सभी लोग कमेंट करो, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। देखिए वायु का 1.0003, पानी में का 1.33, किरोसिन का 1.44, एल्कोहल का 1.36, तारपीन का 1.47, ऐसे सबका है। फिर देखिए कांच, बर्फ का हो गया, कांच का हो गया, फिलिंग कांच का हो गया, कनाडा का और माणिक्य का अलग अलग है, रूबी, नीलम का है, सेंधानामा का है, और लास्ट में हीरा का है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। देखते हैं हीरा कितना चमकता है ज्यादा।
चमकता है ना, तो हीरा चमकता है, अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा चमकेगा, ठीक है, प्रकाश उतना ज्यादा उसमें रिफ्रेक्ट होगा, अपवर्तित होगा। तो याद कीजिएगा हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, भूल मत जाइएगा, है ना। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे कि हीरा का अपवर्तनांक, सभी लोग कमेंट करेंगे, हीरा का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक एग्जाम में पूछता है भाई 2.42 सवाल आता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, बहुत बार सवाल आया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए गोलीय लेंस की तरफ, है ना, कहाँ गोलीय लेंस की तरफ आ गए। चलिए देखिए अब आते हैं गोलीय लेंस। गोलीय लेंस किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं गोलीय लेंस। गोलीय दर्पण पढ़े ना, जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय लेंस भी है किसी खोखले, किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है ना। गोलीय लेंस क्या होता है, किसी गोलीय कांच का, एक कांच का बना होता है, वहां पे दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग था, और किसी खोखला गोला उसमें क्या एक तरफ कलर किया हुआ था, एक तरफ कलर नहीं किया हुआ था। यहाँ पे कांच है, कांच किसको कहते हैं, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो पारदर्शी हो। अब यहाँ पे गोलीय कांच का एक भाग होता है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस, गोलीय लेंस कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं बाबू, कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इस दोनों बात को याद करेंगे, जैसे उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था, यहाँ लेंस हो जाएगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया हूं ताकि आपको याद रहे कि लेंस में मुख्य फोकस दो होते हैं। दर्पण में कितना फोकस होता था बताओ, दर्पण जब बनाते थे ऐसे आप लोग, है ना, ऐसे बनाते थे, तो दर्पण में यही था ना, जो एफ था दर्पण में, देखिए यहाँ पे एफ था, यहाँ पे सी था, एक ही फोकस हुआ करता था, एक ही फोकस हुआ करता था। तो दर्पण में एक ही फोकस हुआ करता था, लेकिन जब लेंस पढ़ेंगे ना तो लेंस में दो फोकस आएगा, क्योंकि लेंस से प्रकाश का हो जाता है। जैसे देखिए लेंस है तो यहाँ से प्रकाश रखे, वस्तु रखे, दर्पण से आर पर हो गया, तो एक फोकस इधर भी है, एक फोकस इधर भी है, F1 F2 करके। तो क्या हो रहा, लेंस में दो फोकस होता है, क्योंकि लेंस में प्रकाश अपवर्तित होता है, आर पार हो जाता है, इसीलिए लेंस में कितना फोकस होगा, दो फोकस होगा। ये सवाल पूछा है बहुत बार कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। चलिए अब आते हैं उत्तल लेंस के बारे में पढ़ते ध्यान से। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऐसे सवाल तो नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि उत्तल लेंस होता है, ऐसे ऑप्शन है, किनारे में मोटा, बीच में पतला, बीच में मोटा, किनारे में पतला, दोनों तरफ मोटा, दोनों तरफ पतला, ऐसे। देखिए इसका डिफिनेशन है, जिस गोलीय लेंस का किनारे का भाग पतला हो, किनारे का भाग पतला हो, लिख देखिए 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 ये क्या है, लेंस है, हो गया। लेंस का किनारे का भाग पतला दिख रहा है आपको, देखो तो किनारे का भाग क्या है, पतला है, बीच में क्या है, मोटा है। जिस गोलीय लेंस का किनारे का भाग कैसा हो, पतला हो, देखिए है ना, किनारे का भाग पतला, और बीच का भाग कैसा हो, मोटा हो, देखिए बीच का भाग मोटा है, उसी को बोलेंगे लेंस। अब एक पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, एक पॉइंट पे गौर करो, यहाँ पे क्या बोला गया, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब अभिसारी लेंस तो एक तो हमारा हो गया, यहाँ पे इसको ओ दे दिया, जिसको ध्रुव है ना ओ बोलेंगे यहाँ पे। अब अभिसारी लेंस इसको क्या क्यों कहते हैं, सारी किरणें जाएंगी, सारे किरणें जाएंगी, यहाँ से किरणें जाने के बाद किरणें जाएगी, टकराएगी एक जगह, है ना, एक जगह जाके क्या होगी, टकरा जाएगी। देख रहे, देखिए ध्यान से, किरणें जा रही ना, सारे किरणें, उत्तल लेंस की खासियत है भाई, उत्तल लेंस की खासियत है कि उत्तल लेंस में किरणें जब जाएगी तो टकराने के बाद एक जगह जाके मिल जाएगी, एक जगह जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अभिसारी, कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। डायरेक्ट सवाल बनता है आपका, मैं आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूं, जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा, मैं समझता हूं कि उसको प्रकाश का अपवर्तन कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, एक एक पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो अभिसारी लेंस बोले, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बच्चा कंफ्यूज, अभिसारी मतलब समझ ही नहीं रहा, खाली रट गया, अवतल उत्तल अवतल उत्तल, कभी दर्पण पहुंच जा रहा, कभी लेंस पहुंच जा रहा। तो अभिसारी मतलब समझो, अभिसारी मतलब प्रकाश जहां पे इकट्ठा हो रहा, प्रकाश जहां पे कन्वर्ज हो रहा है, एक जगह देखिए प्रकाश का हो रहा, मिल जा रहा। तो जब प्रकाश एक जगह जाके मिलेगा उसी को बोलेंगे अभिसारी। और लेंस है तो लेंस कहलाएगा, दर्पण है तो दर्पण कहलाएगा। यहाँ पे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, तो मतलब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इज इट क्लियर?
उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? सवाल बनेगा, ये सवाल पूछा था, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो बोलेगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस में प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर जाके मिल जाती है, इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ में आया? ऐसे आपको लिखना है डेफिनेशन। ये तो उत्तल लेंस समझ में आ गया भाई। अब आते हैं अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस किसे कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे बोला गया क्या कि जिस गोलीय लेंस का किनारे का भाग मोटा हो, चलिए किनारे का भाग क्या होगा? मोटा होगा। देखिए भाई, है ना, किनारे का भाग क्या है? मोटा है। देखिए किनारे का अच्छा से बनाते हैं, सहज बना नहीं, चलो देखिए है, ये कौन लेंस है? ये पता है अवतल लेंस है। इसका किनारे का भाग क्या है? किनारे का भाग है मोटा। तो बोला गया यहाँ पर क्या, जिसका किनारे का भाग मोटा हो, देखिए किनारे का भाग क्या है? मोटा है। अब बीच का भाग पतला हो, देखिए बीच का भाग क्या है? पतला है। बुझा रहा? किनारे का भाग क्या है? मोटा है। अब बीच का भाग पतला अगर ऐसा दिख जाए तो क्या कहिएगा? ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है भाई? बोलिए कौन सा लेंस है? तो बोलेगा अवतल लेंस है। सवाल बन सकता है कि अगर अवतल लेंस को पहचानना है छू करके, आपको आंख बंद कर देगा। सोचिए अगर आपके आंख पे पट्टी बंद कर दे तो छू के पहचान सकते लेंस को कि नहीं पहचान सकते? बिल्कुल पहचान लेंगे सर। कैसे पहचानेंगे? जब लेंस को छू, जैसे मेरा चश्मा छुएंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे भाई कि सर बीच में जो है ना पतला है, किनारे किनारे मोटा। देखो ऊपर नीचे मोटा में, देखो ये लेंस ऊपर नीचे मोटा है, बीच में पतला है। कौन सा लेंस होगा भाई? बताओ जल्दी से। तो मेरा चश्मा में कौन सा लेंस है? बताओ मेरा चश्मा में कौन सा लेंस है भाई? अभी हमने चश्मा को छुआ तो किनारे में मोटा था, बीच में पतला था, तो मेरा चश्मा में अवतल लेंस लगा हुआ है। ये हमको पढ़ना है आंख वाला चैप्टर में भी, चश्मा के बारे में, आंख के बारे में, ठीक है ना। तो और वो कहते हैं कि इसको बोला गया अपसारी लेंस। काहे बोलेंगे अपसारी लेंस? देखिए अपसारी लेंस काहे बोलेंगे? किरणें जाएंगी यहाँ से, जब इसमें किरणें जाएगी तो किरणें का होगा? छितरा जाएगा। किरणें का होगा? छितरा जाएगा। देखिए किरणें का हुआ? छितरा गया। किरणें को एक जगह मिलना चाहिए, नहीं मिला नहीं यहाँ पे, क्योंकि लेंस क्या है? अवतल लेंस है ना। किरणें क्या हो गया? छितरा गया। समझ में आया? अब सवाल पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो भूलिएगा तो नहीं ना, क्योंकि उत्तल लेंस था, ये उत्तल लेंस था अभिसारी। अच्छा इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा ना तो कभी नहीं भूलिएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। दिमाग में छप जाएगा फोटो, अभी हम दिखाने वाले फोटो। चलो, और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या हो रहा? फैल जा रहा। चलिए अब देखो यहाँ पे कुछ फिगर आपके सामने, एक मिनट, फिगर यहाँ पे, चलो फिगर नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। लास्ट टाइम फिगर होगा शायद, नहीं दिया हुआ है। चलिए तो मैं यहाँ पे बताता हूँ फिगर, देखो ध्यान से। उत्तल लेंस का जहाँ पे इस्तेमाल, लेंस का जहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, एक आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसे ये आपने देखा है आपके स्टोमन बॉक्स में वगैरह में आपको देखने को मिलता है, और इस तरह से ऐसे बना होता है। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है। देखा आपने ऐसा? आपने स्टोमन बॉक्स में देखिए ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो इसमें लगा होता लेंस, उत्तल लेंस लगा होता, यही वाला लगा होता उत्तल लेंस। अब उसको धूप के सामने रखते थे, याद है बचपन में? हाँ, धूप के सामने रखिएगा ना तो सारी किरणें जाएगी, सारी किरणें जाएगी, और क्या होगा? एक जगह जाके मिल जाएगी। अगर इधर कागज रख दीजिएगा ना, अगर इधर कागज वगैरह रखते हैं, कागज का टुकड़ा रखते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? आग से जलने लगेगा। क्यों आग से जलने लगेगा? क्योंकि ये उत्तल लेंस है, प्रकाश एक जगह जाके जमा हो रहा है। एक सवाल आपकी किताब में दिया हुआ है कि हम उत्तल लेंस को डायरेक्ट सूरज से क्यों देख सकते हैं क्या? ऐसे मान लें कि तो अवतल लेंस चलेगा, उत्तल लेंस को हम डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं, ऐसे करके अगर देख लेंगे तो क्या होगा? क्योंकि ये अगर उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस से प्रकाश को क्या करेगा? सूरज किरणें आएगा और सब प्रकाश किरणें हमारा रेटिना पे, आंख पे जो है जमा कर देगा। और चूंकि आंख पे अगर रेटिना पे जमा होगा, हीट उष्मा हो जाता ना, आंख जलने लगेगा और उसमें आपकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। तो हम उत्तल लेंस से डायरेक्ट सूरज को नहीं देख सकते हैं,
अगर देखिएगा तो नुकसान होगा। अवतल लेंस से देख सकते हैं। तो समझ में आया उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठा होती है और अवतल लेंस प्रकाश को फैला देती है। चलिए अब यहाँ पे भी डायग्राम आपको आगे बोरिंग यहाँ पे लगेगा, आपको थोड़ा सा मैं शॉर्ट में निकाल देता हूँ, बोरिंग लगेगा। लेंस द्वारा किरण आरेख, लेंस में क्या होता है भाई समझो ध्यान से, हाँ लेकिन जानोगे तो एग्जाम में 1-2 नंबर बन सकता है, ठीक है ना। देखिए बोला गया कि अगर किसी कोई भी किरण ध्रुव से जा रही है तो वह बिना मुड़े सीधे गुजर जाएगी। देखिए ये लेंस है, कौन लेंस है? उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है ना। देखो किनारे में पतला बीच में मोटा, किनारे में मोटा बीच में पतला, तो ये ध्रुव है। अगर कोई किरणें ध्रुव से जा रही है तो क्या बोलता है? अगर कोई किरणें ध्रुव से जा रही है तो मुड़ता नहीं, सीधे आर पर हो जाता है। ये नियम है इसका लेंस का कि अगर ध्रुव से जाएगा तो सीधे आर पर हो जाएगा, चाहे वो लेंस उत्तल हो चाहे वो अवतल लेंस हो, बात एक ही है, ठीक है। अगर किरणें ध्रुव से जाएगी तो क्या होगी? सीधे गुजर जाएगी बिना मुड़े हुए। ये पहला नियम है डायग्राम बनाने का। दूसरा नियम क्या है कि अगर किरणें, देखिए किरणें समांतर जाएगी, किरणें अगर समांतर जाएगी तो फोकस से ही गुजरेगी। दूसरा नियम, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर किरणें समांतर जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। अगर समांतर जाएगी तो ये भी फोकस से जा रहा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश क्या होगा? फैलेगा ना। अवतल दर्पण, अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश, बताइए इधर तो मुड़ेगा थोड़ी ना, प्रकाश हमेशा फैलेगा। तो लेकिन हमको दिखेगा कि यहाँ पे मिलता हुआ मालूम होगा, क्योंकि अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, इसीलिए यहाँ पे आभासी दिखाया गया है, ठीक है। फिर क्या है? अगर कोई प्रकाश किरणें फोकस से जा रहा, फोकस से जा रहा, कोई किरणें फोकस से जा रहा तो क्या होगा? समांतर गुजर जाएगा। फोकस से जाएगा तो क्या होगा? समांतर गुजरेगा। यहाँ देखो फोकस से जा रहा, लेकिन भाई ऐसे जाएगा थोड़ी, नहीं तो ऐसे मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मिलाते हुए मालूम चला रहे हैं। तो अगर किरणें फोकस जा रही है तो समांतर गुजरेगी, समांतर जा रही है तो फोकस गुजरेगी। ये तीनों पॉइंट याद कीजिएगा। अब यहाँ पे एक एक करके जानते हैं कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। जैसे आपने दर्पण में पढ़ा, दर्पण में 6 कंडीशन पढ़ा आपने कि भाई अवतल दर्पण में कहाँ पे रखें फोटो तो कहाँ कहाँ बनेगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे अवतल का जस्ट उल्टा है भाई, जस्ट उल्टा यहाँ पे है। यहाँ पे उत्तल का करना है, वहां पे अवतल के बारे में पढ़े तो यहाँ उत्तल के बारे में पढ़ना होगा, है ना। यहाँ पे किसके बारे में? उत्तल के बारे में पढ़ना होगा। चलिए तो पहला बोलता है वस्तु कहाँ पे रखेंगे? F1। देखिए 2 फोकस कैसे होता है, देखिए लेंस में एक फोकस यहाँ पे ना F1 F2, इसलिए मैंने पहले लिख दिया कि लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। कितने? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में 2 जो है मुख्य फोकस होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए वस्तु कहाँ पे रखें? लेंस, ये लेंस है और ये फोकस यहाँ पे, ये दोनों के बीच में रखें। तो वस्तु लेंस और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा फोटो? फोटो लेंस की, देखिए फोटो इधर ही बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। एक ही कंडीशन में वास्तविक बनेगा, याद रखिएगा। वास्तविक बनेगा इधर, और कैसा बन रहा? वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। ओके, वास्तविक होगा उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। उल्टा उल्टा सीधा, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, सॉरी, इसको सुधार लीजिएगा। तो आप लोग ये वास्तविक काल्पनिक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे होगा काल्पनिक, काल्पनिक होगा और सीधा अवस्था मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि बाएं साइड क्या बनता है? काल्पनिक। इसके लेंस में बाएं साइड काल्पनिक बनेगा और दाएं साइड बनेगा वास्तविक। ओके हाँ, उत्तल लेंस में। तो देखिए कैसा बन रहा, देखिए भाई वस्तु से बड़ा बन रहा और सीधा बन रहा, सीधा खड़ा ए बी, यहाँ देखो ए बी सीधा खड़ा हुआ है। तो सीधा बनने का मतलब क्या हुआ? वास्तविक काल्पनिक। प्रतिबिंब सीधा कब होता है? जब प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो देखिए, तो जब वस्तु को लेंस और फोकस के बीच रखें तो कैसा बन रहा? लेंस के सामने बन रहा, वस्तु से बड़ा बन रहा और काल्पनिक बन रहा और सीधा बन रहा। उसी प्रकार अगला पॉइंट में है, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि जब अब कहाँ, अब रखेंगे फोकस पे। इससे पहले रखे थे इन दोनों के बीच में रखे थे, अब रखेंगे कहाँ पे? फोकस पे रखेंगे। अब जब फोकस पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? देखिए एकदम अनंत पे बन रहा प्रतिबिंब। और अनंत पे बनने का मतलब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। उल्टा तो बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा तीसरा है जब F1 और 2F1 के बीच रखेंगे, धीरे धीरे वस्तु को इधर घसकाते जा रहे हैं, घसकाते जा रहे हैं। पहले ये दोनों के बीच रखे थे वस्तु, फिर यहाँ पे रखे थे, पहले यहाँ पे रखे थे, फिर यहाँ पे रखे थे। अब
F2 F1 और 2F1, ये क्या है 2F1, ये जो बोलते हैं ना वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र ना बोल के 2F1 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तब क्या होगा, देखिए बोलता है कि अगर F1 और 2F1 के बीच अगर रख देते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा 2F2 और अनंत के बीच। कहाँ बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बराबर नहीं बनेगा, छोटा नहीं बनेगा, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, बस वस्तु से बड़ा बनेगा। अब और फोटो इधर लाते हैं और वस्तु इधर लाते हैं। अब कहाँ रख रहे हैं, पहला कंडीशन यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, अब यहाँ 4 बार। अब वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। दर्पण में आपने पढ़ा इस सवाल, यहाँ से सवाल उठता है, एक सवाल आता है यहाँ से कि वस्तु को कहाँ पर रखें, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, दोनों एक ही बात है कि वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब बराबर बने। तो बोलेंगे वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र। अरे इसको वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं आप, 2F1 को वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। तो बोला गया जब 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही बना, क्योंकि किरणें तो यहाँ से आर पर हो गए ना। लेंस में क्या होता है, आर पर हो जाता है, इसीलिए उधर दिखाया गया, और दर्पण में इसी के नीचे दिखाया गया था, याद है आपको जी। तो कैसा बना, अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। देखो ए बी, देखो यहाँ पे नीचे ए बी उल्टा बन रहा ना। अगर आपने परावर्तन नहीं पढ़ा तो वो ध्यान से देखिएगा तो ज्यादा आपको कैप्चर करने का मौका मिलेगा इसको। अब फिर आप वस्तु को खसकाएंगे, अब कहाँ ले जाएंगे, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 2F1 और अनंत के बीच रखेंगे। तो अब वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे 2F1 और अनंत के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, F2 और 2F1, यहाँ पे 2F1, F2 और 2F2 के बीच बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, थोड़ा सा छोटा बनेगा साइज। और आखिरी में पॉइंट है कि अगर वस्तु कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बनेगा। जब फोकस पे रखे थे तो प्रतिबिंब बना था अनंत पे, और जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस बनेगा, एक दूसरे का उल्टा है। ओके, और वस्तु से काफी छोटा बनेगा, बहुत छोटा, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा बनेगा। पता क्या चला, पता ये चला कि उत्तल लेंस में एक कंडीशन में काल्पनिक बना था। पहला नंबर याद करो, पहला नंबर वो उत्तल लेंस में काल्पनिक बना, सीधा बना और वस्तु छोटा बना, एक बड़ा बना। और बाकी 5 कंडीशन में वास्तविक बन रहा, उल्टा बन रहा, छोटा, बड़ा, बराबर, सब बन रहा। तो पता ये चला भाई हमको कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस में एक बात यहाँ पे देखो क्या है कि उत्तल लेंस की अगर बात करें तो प्रतिबिंब आभासी भी बन सकता है, वास्तविक भी बन सकता है, उल्टा भी बन सकता है, सीधा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, छोटा बन सकता है, वस्तु के बराबर भी बन सकता है। उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और यही कंडीशन अवतल दर्पण में था, याद करो, परावर्तन में, अवतल दर्पण में एकदम सेम था। अवतल दर्पण में वही कंडीशन था कि भाई वस्तु को कहीं पर भी रख रहे थे तो कभी आभासी, कभी वास्तविक, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी बहुत बड़ा, कभी बहुत छोटा, तो कहीं बराबर ही बन रहा था दर्पण में, अवतल दर्पण में। और यहाँ वही काम हो रहा उत्तल लेंस में, यानी कि इस मामले में अवतल दर्पण, उत्तल लेंस एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। अब हम आते हैं, देखिए अवतल लेंस के बारे में बात करते हैं। बोलता है कि अगर वस्तु अनंत पे रखेंगे तो सेम काम है, बताओ अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, फोटो, सबको मालूम है। अनंत पे रखेंगे तो फोटो बनेगा फोकस पे, फोकस पे रखेंगे तो बनेगा अनंत पे। तो वही बोला गया, अगर अनंत पे रखेंगे तो F1 पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। देखिए ध्यान से कैसा कैसा बन रहा। फिर देखो F1 और 2F1 के बीच रखेंगे तो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा बनेगा। ये पॉइंट का कॉमन, इसे दोनों में कॉमन क्या है, देखिए आभासी ही बन रहा, इसमें भी आभासी बन रहा, सीधा बन रहा, सीधा बन रहा, छोटा बन रहा, छोटा बन रहा। तो यहाँ पे लेंस में 2 ही पॉइंट समझना आपको है, अवतल लेंस में 2 ही पॉइंट मात्र समझिए, बाकी कुछ नहीं करना है कि भाई अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, यही पॉइंट हमको याद करना है, हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा। सवाल बनेगा कौन सा लेंस है जिसमें हमेशा छोटा बनता है, तो उत्तल लेंस में तो देखिए सब पूरा खिचड़ी बना हुआ ना, उत्तल लेंस में पूरा खिचड़ी बना हुआ, छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, वास्तविक, काल्पनिक सब है। और अवतल लेंस में केवल काल्पनिक है, छोटा है और सीधा भी है, ठीक है।
चलिए ये तो क्लियर हो गया आपको। सवाल बनेगा तो बना दीजिएगा। किस लेंस का फोकस दूरी, अब यहाँ पे फोकस दूरी की बात करें तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। कैसे हो गया सर? चलिए देखिए ध्यान से देखो, उत्तल लेंस में सारा फोटो कहाँ बन रहा, उत्तल लेंस में सारा फोटो कहाँ बन रहा, देखो इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो खैर काल्पनिक दिखा रहे हैं। उत्तल लेंस में सारा फोटो कहाँ बन रहा, देखिए दाएं साइड, दाएं साइड फोटो बन रहा, दाएं साइड फोटो बन रहा, दाएं साइड फोटो बन रहा, दाएं साइड फोटो बन रहा। और आपने पढ़ा ची परिपाटी, ची परिपाटी पढ़ा, ची परिपाटी में क्या है, देखिए दाएं साइड क्या होता है, दाएं साइड प्लस बाएं साइड माइनस होता है ना भाई। अगर फोटो दाएं साइड बन रहा तो प्लस होगा धनात्मक, अगर बाएं साइड बना तो ऋणात्मक होगा। तो वही काम यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा अवतल में देखिए सारा फोटो बन रहा बाएं साइड में, देखिए बाएं साइड फोटो कहाँ बन रहा, बाएं साइड बन रहा। तो यहाँ पे वही बात लिखा गया है भाई, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा गया है कि अवतल उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगा धनात्मक होगा, क्योंकि सारा फोटो दाएं साइड बन रहा था। फोटो दाएं साइड बनेगा तो फोकस भी दाएं साइड होगा, फोकस दूरी भी दाएं साइड होगा, प्रतिबिंब की भी दूरी दाएं साइड होगा। तो उत्तल लेंस में फोकस की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सब धनात्मक होगा, है ना। और अवतल लेंस की क्या होगा, फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्लियर। अच्छा लेंस का उपयोग देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया, लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, चश्मा में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में, कैमरा में, मैग्नीफाइंग ग्लास में। जो मैं बना के दिखाया था गोल वाला वही था मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाएगा इनमें से किसमें लेंस का उपयोग किया आता है तो बता दीजिएगा ना। हाँ ऐसे चश्मा में प्लास्टिक का भी लगता है ना, जैसे ये मेरा शायद प्लास्टिक का फाइबर का लगता है, बट शीशा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। ओके तो ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई भाई कि हम लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। उत्तल अवतल लेंस में अगर डिफरेंट पूछा जाए तो बता दीजिएगा, बोलो मुझे कमेंट करके। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में बताइए, अंतर बताइए, तो बोलेगा उत्तल लेंस बीच में मोटा किनारे में पतला होता है, अवतल लेंस किनारे में मोटा बीच में पतला होता है। पहला अंतर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समझे। उत्तल लेंस में आभासी, काल्पनिक, छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा सीधा सब तरह का फोटो बनता है, लेकिन अवतल लेंस में केवल काल्पनिक, आभासी और छोटा बनता है हमेशा, है ना, हमेशा। ये केवल बात है क्या हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है लेंस का सूत्र, आपको मालूम है लेंस का सूत्र, दर्पण का सूत्र पढ़े थे ना, 1/v + 1/u = 1/f। इसका जस्ट उल्टा है लेंस का सूत्र, बस माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1/v - 1/u = 1/f, ये है लेंस का फॉर्मूला। इसको एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन लेंस का फॉर्मूला है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो आप इसको याद कीजिएगा। आवर्धन के बारे में मैंने पहले ही बात किया था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, एम से इसको दर्शाते हैं। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब को h, वस्तु के, चूंकि कौन सा ये एक्चुअली में आवर्धन हम लोग जो है उत्तल लेंस का निकालते हैं। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो बताओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान, यहाँ समझो, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। प्रतिबिंब किधर बना, दाएं साइड, दाएं साइड मतलब पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, माइनस होगा, होगा ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी प्लस नहीं होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस होगा। तो देखिए प्लस में है ना। तो ये वाला आपका है आवर्धन का फॉर्मूला। सवाल पूछता है इनमें से कौन आवर्धन है, तो अगर अवतल दर्पण पूछेगा, दर्पण में याद करना भाई, दर्पण में आवर्धन बराबर कुछ अलग था, m बराबर था -v/u। लेकिन अगर आपसे लेंस में पूछेगा, लेंस में आवर्धन बताओ, तो खाली v/u बताइएगा प्लस में, समझ में आया। दर्पण में -v/u और लेंस में +v/u। क्लियर, बन जाएगा, है ना। दर्पण में आवर्धन -v/u और लेंस में +v/u, ये होता आवर्धन। और चलिए और पॉइंट है, चलिए एक पॉइंट यहाँ पे, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे हर लेंस का पावर अलग अलग होता है। जैसे किसी का आंख जो है ना, जैसे चश्मा की बात करें थोड़ा आसान होगा। आप कभी आप डॉक्टर के यहाँ गए, लेंस वाला डॉक्टर के यहाँ, यानी कि चश्मे वाला डॉक्टर के यहाँ गए होंगे। अगर आपकी आंखें खराब है तो क्या करेगा, ढेर सारा उसके पास एक लेंस लगा रहा है, गोल 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 रखा रहेगा, ढेर सारा लेंस, और एक लगा लगा चेक कर। एक फॉल्स चश्मा रहता है ना, बड़का ठो रहेगा, एकदम बड़का को लगेगा, है ना, और उसमें लगा लगा के चेक करेगा, पीछे लिखा रहेगा वर्ड ABCD छोटा छोटा। तो
लगा के चेक करेगा, अच्छा ये दिख रहा, ये पढ़े तो कुत्ता दिख रहा, बिल्ली दिख रहा है, देखिए और प्लस एक बी, पता चला कि एम है तो पढ़ रहे एन, है ना, आर है तो कुछ और पढ़ रहे हैं। तो जब सही से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा तो लगेगा हाँ भाई ई वाला पावर सेट हो गया, यानी कि जो लेंस बदल रहा था ना, बार बार ई निकाल के ई लगा रहा, ई निकाल के ई लगा रहा, ई निकाल के ई लगा रहा, तो जहां पे सेट हो गया, जो पावर सेट हो गया आपका, समझो वही पावर का आपको लेंस लगेगा। तो पता क्या चल रहा है, लेंस में पावर होता है ना, हर लेंस में अलग अलग पावर होता है। तो जितना ज्यादा पावर होगा, है ना, और लेंस का काम है क्या है, लेंस का काम बताओ, लेंस का काम क्या है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करना या तो फैलाना, प्रकाश को अभिसारित करना या अपसारित करना। तो जिस लेंस में जितना ज्यादा पावर होगा उतने ज्यादा अभिसारित करेगा या अपसारित करेगा। तो वही लिखा गया है कि लेंस की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता को ही बोलते हैं प्रकाश की, लेंस की क्षमता। फॉर्मूला यहाँ पे याद कीजिएगा, P बराबर 1/f, तो F बराबर 1/p भी बोल सकते हैं आप उल्टा। अब इससे न्यूमेरिकल एक तो बनता है कि यदि पावर इतना है तो फोकस दूरी कितना होगा, हम एक तो बना के दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। अभी चलिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ पे लिखता हूँ, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है ना, m पर पावर -1 होता है। क्या होता है, m पर पावर -1 होता है। याद कीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर नहीं होता है, ओके, लेकिन हाँ एक डायोप्टर बराबर 1 m होता है, एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर पर पावर -m होता है। यानी कि लेंस की क्षमता को अगर मापना है तो डायोप्टर में व्यक्त करते हैं जरूर, क्योंकि एक डायोप्टर बराबर 1 m पर पावर -1 होता है, ठीक है ना। वही बोला गया, डायोप्टर लेंस की क्षमता का प्रचलित मात्रक है, मतलब प्रचलित मात्रक है वो, इसका मात्रक नहीं बस प्रचलित मात्रक है, इसको डी से हम लोग दर्शाते हैं। तो याद कीजिएगा कि डायोप्टर को हमेशा किससे दर्शा रहे, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे भाई, क्योंकि मात्रक होता है मीटर में, तो डायोप्टर का मात्रक हमेशा कैसे होगा, मीटर में होगा। डायोप्टर को हमेशा मीटर में ही मापा जाता है। अब इसी से पता चला कि जो लेंस अगर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी धनात्मक, अवतल लेंस से फोकस दूरी ऋणात्मक है तो क्षमता भी ऋणात्मक। अब सवाल बन सकता है यहाँ पे, किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे बोले भाई कि बता 5D कोई लेंस है जिसकी क्षमता +5D है, तो बता ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। अब देखिए ये 5D क्या है, लेंस की क्षमता ही है। 5D क्या है, लेंस की क्षमता है। तो क्षमता किसमें है, प्लस में, यानी कि धनात्मक है। तो कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार -2D बोले तो क्या होगा, उत्तल लेंस क्या अवतल लेंस, देखिए माइनस में है, ऋणात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवतल लेंस। ये क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। तो लेंस की क्षमता को ध्यान रखते हुए हम आगे सवाल को बनाएंगे। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं, एक सवाल मैं आपको देता हूं और सभी लोग बना के मुझे बताइए। देखिए अगर सवाल में दिया रहे, यदि है ना f बराबर दिया रहे 25 सेंटीमीटर, है ना, तो p का मान ज्ञात करें। p मतलब क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, है ना, लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए। अब आइए हम बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमको जानते हैं भाई, पावर बराबर क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है ना, 1/f 25। अब देखिए ध्यान से, ये f जो है सेंटीमीटर में है, और हमने अभी पढ़ा भाई पावर हमेशा जो है डायोप्टर में होगा, और डायोप्टर हमेशा मात्रक में होता है, मीटर में होता है। डायोप्टर हमेशा किस में होता है, मीटर में होता है, सेंटीमीटर में नहीं होता है। तो डायोप्टर हमेशा मीटर में होगा। तो ये तो 25 क्या है, 25 क्या है, 25 तो सेंटीमीटर में है। तो हम एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, देखिए जो f दिया ना 25 सेंटीमीटर, तो 100 से अगर भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर, यानी कि इसको भाग करो तो आएगा 0.25 आएगा ना, 0.25 क्या गया, ये मीटर में आ गया। अब क्या निकालना, पावर निकालना, तो क्या होगा 1/f। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, f कितना हो गया, 0.25 हो गया, ओके। अब आप सब लोग जानते हो कि पॉइंट काटेंगे तो नीचे नहीं ऊपर लिखते हैं। 100, 25 चौक 100, कितना आ जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 डायोप्टर। अब ऐसा सवाल आपसे बनता है कि लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की अगर फोकस जो दिया हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अगर
क्षमता देगा तो फोकस दूरी भी पूछ सकता है, फोकस दे दिया तो क्षमता पूछ सकता है। तो आपसे लेंस की क्षमता वगैरह सब सवाल आपसे बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे पूरी बातें समझ में आ गया है ना। अब आपको एक बार मैं फिर से बोलना चाहता हूँ भाई कि अगर किसी को रफ्तार बैच में ज्वाइन होना है, एकदम मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम नॉलेज, बोरा में भर भर के नॉलेज आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और एकदम प्राइवेट क्लास, लाइव क्लास, एकदम बेस्ट क्लास मिल रहा है आपको, मैथ का, साइंस का, सोशल का भी, लैंग्वेज का भी, और नोट्स, पीडीएफ ए टू जेड। आपको लगता है इतना कम पैसा में दे रहे, मजा नहीं, ऐसा सस्ता रहो, बार बार महंगा रहो, एक बार वाला कहानी तो नहीं है ना। बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इतना कम प्राइस वो बस आप लोगों के लिए कि हमारा बच्चा, जो गरीब से गरीब बच्चा भी है, वो पढ़ सके। हमें 1000 का 2000 का कोर्स ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाए, क्योंकि पता है कि वैसे फिर बच्चा बहुत सारे बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो हम हर एक बच्चा को नॉलेज देना चाहते हैं। ये वीडियो सभी बच्चे के पास पहुंचाइए, है ना। जितने बच्चे के पास वीडियो पहुंचेगा और ये मैसेज पहुंचेगा कि इतना कम प्राइस में इतना बेस्ट नॉलेज मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, यहाँ पे वीडियो है, और फिर इसी क्लास को मैं पढ़ाऊंगा ऐप पे लाइव आकर के, उसमें मैं लिख लिख के समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, तो वहां पे पढ़ने का अंदाज कुछ अलग ही होगा, है ना। तो खैर, आपको अगर जुड़ना होगा, ये नंबर यहाँ पे दिख रहा हो, इस नंबर पे कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। अगर नहीं जुड़ना है फिर भी मैसेज कीजिएगा, ताकि हम आपको व्हाट्सएप चैनल ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो लास्ट करते हैं वीडियो को, कैसे लगी वीडियो, इस सभी के एक निचोड़ आप लोग एक बार कमेंट जरूर कीजिए और मुझे जवाब दीजिए कि आज की वीडियो कैसी लगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।